नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां देश की अहम खबरों की बात करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। इस आग से 27 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें कि दिल्ली के मुंडका में एक व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार को लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने सभी शव बरामद कर लिए हैं। वहीं कई लोग घटना के बाद अब तक 100 से ज्यादा काफी कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार शाम 5:40 पर यह आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 30 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। आपको बता दें कि जिस फैक्ट्री में आग लगी है, इस फैक्ट्री के दोनों मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने की घटना के बाद पुलिस ने कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। वरुण गोयल और सतीश गोयल को दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिल्डिंग में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। बिल्डिंग का इस्तेमाल कमर्शियल रूप से किया जा रहा था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम के पास इस बिल्डिंग की NOC नहीं थी। बताया जा रहा है कि इमारत में अग्निशमन उपकरणों की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई थी। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दमकल विभाग से NOC भी इस बिल्डिंग को नहीं मिली थी। बताया गया है कि इमारत में निकासी का इंतजाम मानकों के मुताबिक नहीं था। इसकी वजह से लोग अंदर ही फंसे रह गए। जिस इमारत में आग लगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का गोदाम भी था। बड़ी संख्या में CCTV कैमरे और अन्य उपकरण रखे हुए थे। प्लास्टिक के सामान में आग लगने से भारी मात्रा में धुआं निकला, जिससे कई लोगों की मौत दम घुटने से हुई। भीतर फंसे लोग जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए, जिसके बाद चोट लगने से कई लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में आग लगने से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने दुख जताया। वहीं प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। PM मोदी ने कहा है कि दिल्ली में भीषण आग के कारणों से हुई लोगों की मौत से बेहद दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं सभी लोगों के परिवार के साथ हैं। मैं घायलों को जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि इस मुंडका में इस कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग के बाद बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी उसके बाद जिस फैक्ट्री में आग लगी उस फैक्ट्री का मालिक छत से दूसरी छत पर कूदकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस मालिक ने आग लगने के दौरान जब वह छत पर गया तो छत के गेट का ताला लगा दिया और दूसरी छत से कूदकर भाग गया। बता दें कि दिल्ली के मुंडका की इमारत में ये आग शुक्रवार को शाम को लगी। आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने कहा है कि अब भी बिल्डिंग में 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू करने के लिए हमने 100 कर्मचारियों की एक टीम लगाई हुई है। अभी फायर डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर भी सर्च अभियान कर रही है। आग लगने की घटना जैसे ही पता चली, दमकल विभाग की 27 गाड़ियां से 30 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इसके बाद बिल्डिंग में फंसे हुए 12 घायलों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुंडका इलाके में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। बता दें कि हेल्पलाइन नंबर DM ऑफिस ने जारी किया। आपको बता दें कि इस कंपनी के दोनों मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरीश गोयल और वरुण गोयल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वरुण गोयल और सतीश गोयल को दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आग में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि
दिल्ली फायर ब्रिगेड के सेवा उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जान बचाने के लिए इमारत से कूद गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जहां तीसरी मंजिल से एक महिला कूद गई, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बता दें कि प्लास्टिक का सामान जलने से बिल्डिंग में काला धुआं उठने लगा, जिससे कई लोगों की दम घुटने से जान चली गई। बता दें कि तकरीबन 300 से 350 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि यह इमारत 3 मंजिला है और आमतौर पर कंपनियों को ऑफिस सेवाएं मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कमर्शियल बिल्डिंग है। आग लगने की घटना इमारत की पहली मंजिल से शुरू हुई, जिसके बाद आग ने दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब आग लगी तब 150 से ज़्यादा लोग इस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे थे। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग तुरंत बाहर भागने लगे। आग इतनी विकराल थी कि दूर से भी आग के इस धुएं को देखा जा सकता था। सबसे पहले एक महिला का शव बरामद किया गया। मौके पर काम करने वाले मजदूरों के रिश्तेदारों का कहना है कि अभी तक किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं फायर ब्रिगेड का कहना है कि अभी तीसरी मंजिल में भी सर्च किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये आग किस वजह से लगी, इसके कारणों का अभी तक भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पहुंचकर सबसे पहले राहत और बचाव का काम शुरू किया, जिसके बाद फायर कर्मचारी ने बताया कि लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियां धुएं से हुई। इसके अलावा फायर कर्मचारियों को भी रेस्क्यू में धुएं से सब ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आग लगने के बाद उसकी गर्मी से लगातार राहत और बचाव के कार्यों में दिक्कत हो रही थी। आग की लपट इतनी खतरनाक थी कि फायर फाइटरों को भी रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही थी। तो वहीं संजय गांधी अस्पताल पहुंचे एसडीएम पटेल नगर जितेंद्र कुमार ने बताया कि डेड बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी हैं कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो रहा है। यहां कई डेड बॉडी हमने देखी हैं, हमने पहचान करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है, उसी से डेड बॉडी की शिनाख्त हो पाएगी। तो वहीं बाहर जो गंभीर रूप से 12 लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज के बाद घर जाने दिया गया है। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने भी इस घटनास्थल को लेकर कहा है कि घटनास्थल पर लगातार आग को कंट्रोल करने और सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इमारत के अधिक गर्म होने के कारण एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस को ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें करनी पड़ी। राष्ट्रपति ने भी इस आग की घटना पर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में लगी आग की घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में भीषण आग के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। मेरी संवेदनाएं सभी के परिवारों के साथ हैं और मैं घायलों को जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी इस पर ट्वीट आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस दुखद घटना के बारे में जानकर आहत हूं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं। हमारे बहादुर दमकलकर्मी आग पर काबू पाने और लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान सबका भला करे। आपको बता दें कि इस आग की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के मुंडका स्थित बिल्डिंग में आग लगने की अत्यंत पीड़ादायक घटना का समाचार मिला। हादसे में हताहत हुए लोगों के परिजनों के प्रति गहन संवेदना प्रकट करता हूं। इस दुख की घड़ी में प्रभु उन्हें शांति प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की मैं कामना करता हूं। तो वहीं अमित शाह ने भी इस आग को लेकर बयान दिया। दिल्ली में मुंडका में आग लगने की घटना से दुखी हूं। मैं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहा हूं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो वहीं एनडीआरएफ भी वहां जल्द ही लगा दी गई है। लोगों को वहां से निकाला और घायलों को तुरंत उपचार देने के लिए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास हुई दुर्घटना में कई अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल
परिजनों को यह गहन दुख सहने की शक्ति और घायलों को जल्द ही स्वास्थ्य करने की मैं प्रार्थना करता हूं। बता दें कि जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में भीषण आग लगने के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस पर शोक जताया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हादसा अत्यंत ही दुखी और असीम पीड़ा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी परिवार के साथ हैं। हादसे में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया और राहुल गांधी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन पर के पास आग लगी और कई लोगों की दर्दनाक मौत से मैं आहत हूं। आपको बता दें कि मुंडका के भीषण अग्निकांड में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी जानकारी भी जारी कर दी गई। तो वहीं इस घटना पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी कई आरोप लगाए हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली वासियों की क्या यही नियति बन गई है। आज मुंडका में लगी आग में 27 लोगों के जलने की खबर सामने आई। हर साल ऐसे हादसे दिल्ली में होते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इस वक्त इन सब की रक्षा करें। हादसे के बाद आपको बता दें कि रंजू 40 साल का एक युवक और मुस्कान 21 साल के युवती का अभी तक भी कोई पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि कोटला मुबारकपुर की रहने वाली रंजू सीसीटीवी कैमरा फैक्ट्री में काम करती थी, जिनकी अभी तक भी पहचान नहीं हो पाई है। तो वहीं डीएसपी एस शर्मा ने बताया कि हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हम शवों की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद लेंगे और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमने कंपनी मालिकों को हिरासत में लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आशंका है कि अभी और भी शव बरामद किए जा सकते हैं, जिसके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंडका अग्निकांड की जानकारी लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। करीब 10 मिनट तक वह अधिकारियों से और पीड़ितों से बात करते रहे। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने मुंडका अग्निकांड हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मेयर और अन्य विभागों के कई अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा करते हुए कहा कि घटना में बॉडी काफ़ी क्षत विक्षत हो गई हैं। पहचान किसी भी युवक की पहचान नहीं की जा रही। तो वहीं एफएसएल के जरिए डीएनए की जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि किसकी बॉडी किस परिवार की है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पीड़ित परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर दिए हैं। घटना में जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के राज्यपाल ने भी मुंडका में भीषण आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि बचाव के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद कई कीमती जानें चली गई हैं। 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में जो भी दोषी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अभी आधिकारिक तौर पर कहने की स्थिति में नहीं हूं। जब तक डीएनए की जांच नहीं होती, मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही नतीजे सामने आएंगे। यदि कोई ऑफिसर, कोई एजेंसी इसके जिम्मेदार होगी तो ही निर्णय लिया जाएगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक बार जांच के नतीजे सामने आ जाए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। आग की जिस तरीके की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे ही पता लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी विकराल थी। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को लगी ये आग शनिवार की रात तक इस आग पर काबू पाया गया। इस आग से लगातार काला धुआं निकल रहा, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई और दम घुटने से कई लोगों की मौत भी हुई।
माफ कीजिएगा, शुक्रवार की रात तक इस आग पर काबू पाया गया। शुक्रवार की शाम को यह आग लगी और आग लगने पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद शुक्रवार की शाम तक इस आग पर काबू पाया गया। तो वहीं अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनको बचाव राहत कार्यों के तहत सर्च किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में देर रात पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आपात बैठक बुलाई। गुना के आरोन इलाके के जंगल में शनिवार तड़ाके पुलिसकर्मी काले हिरण के शिकार के मामले में सर्चिंग करने गए थे। यहां शिकारियों ने छिपकर उन पर फायरिंग कर दी। गुना पुलिस का कहना है कि सगा बरखेड़ा की तरफ से बदमाशों के जाने की सूचना मिली थी। इनकी घेराबंदी के लिए 3 से 4 पुलिस की टीम लगाई गई थी। इसके बाद सहरोग के जंगल में 4 से 5 बाइक से बदमाश जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। शिकारियों के पास से 5 हिरन और 1 मोर के अवशेष जब्त किए गए हैं। मुठभेड़ में जिन 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है, उनमें से एसआई राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज, तो वहीं आरक्षक संतराम शामिल हैं। तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए गए हैं। यह घटना तड़ाके 4 बजे की बताई जा रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी घटना में कहा है कि हमारे परिवार के 3 जाबाज सदस्यों की मौत हो गई है। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बचकर नहीं जा सकते। कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई हमलावरों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं गुना के प्रभारी मंत्री प्रघुमन सिंह तोमर ने घटना पर संवेदना प्रकट की है। साथ ही कहा है कि आरोन की इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष के लोगों ने भी बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि गुना की घटना दुखद है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वहां पुलिस को ही नहीं छोड़ रहे हैं। गुना की घटना के बाद गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह, डीजीपी भी बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इसके अलावा एडीजी इंटेलिजेंस, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। गुना प्रशासन के बड़े अधिकारियों भी इस बैठक में वर्चुअली तरीके से शामिल हुए। बता दें कि गुना में शिकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में उच्च अधिकारी शामिल रहे। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव एसआई, नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई।
अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया। ज्ञानवापी मामले को लेकर अब इसमें सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें कि पूरे परिसर की वीडियोग्राफी के लिए विशेष कैमरा और लाइट की व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी में सर्वे शुरू किया गया है। ज्ञानवापी परिसर के आसपास जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। मैदागिन और गोदोलिया की ओर से ज्ञानवापी जाने वाले रास्तों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि भक्तों को गेट नंबर 1 में मंदिर में प्रवेश दिलाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा के साथ वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग गेट नंबर 4 से मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कमीशन की कार्यवाही ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी हिस्से से शुरू हुई। नमाज स्थल और तहखाने का ताला खोलकर कमीशन की कार्रवाई होगी। कमीशन की कार्रवाई के अवरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर्वे में वादी प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष के अधिवक्ता, एडवोकेट, कमिश्नर और उनकी टीम, डीजीसी सिविल और उनकी टीम, विश्वनाथ मंदिर की टीम और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ कुल 51 लोग शामिल हैं। 12 आपको बता दें कि 14 और लोग बाहर रिजर्व हैं। वे किसी भी परिस्थिति में ज़रूरत पड़ने पर अधिवक्ता आयुक्त के आदेश पर अंदर बुलाए जाएंगे। अदालत के सर्वे कराने की जिम्मेदारी एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को सौंपी गई है। उनके साथ ही विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह भी शामिल हैं। मीडिया को ज्ञानवापी परिसर और मुख्य द्वार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे के कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो कि 12 बजे तक पूरी कर ली गई। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी सर्वे शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस सर्वे में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेशों के बाद सभी पक्षों की मौजूदगी में ये सर्वे की कार्रवाई को शुरू किया गया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी के लिए विशेष कैमरे और लाइट की व्यवस्था की गई। ज्ञानवापी के परिसर के आसपास जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। मैदागिन और गदोलिया की ओर से ज्ञानवापी जाने वाले रास्ते को आम लोगों के लिए भी बंद कर दिया गया। सर्वे के दौरान आम लोग इस परिसर के आसपास ना आ पाए, इसको लेकर सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया। बता दें कि बाबा के भक्तों को गेट नंबर 1 से मंदिर में प्रवेश दिलाया गया। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो वहीं अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र के साथ वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग गेट नंबर 4 से मंदिर में के परिसर में पहुंचे। बताया जा रहा है कि कमीशन की कार्रवाई ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी हिस्से से शुरू हुई। तो वहीं नमाज स्थल और तहखानों का ताला खोलकर कमीशन की कार्रवाई की गई। कमीशन की कार्रवाई में अवरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निर्देश दे दिए गए। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी है। बता दें कि देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। गेहूं को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। एक नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। साथ ही पड़ोसी देशों और गरीब देशों को सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा करना ज़रूरी था। हालांकि ज़रूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात तो जारी रहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के कारण पूरी दुनिया में गेहूं की कीमतों में काफ़ी तेजी आई है। भारत में भी गेहूं की कीमतों
तेजी से बढ़ी हैं। कई प्रमुख राज्यों में सरकारी खरीद की प्रक्रिया काफ़ी सुस्त चल रही है और लक्ष्य के काफ़ी कम गेहूं की खरीदारी हुई है। इस वजह से यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ज़्यादा कीमत बाजार में मिल रही है। साथ ही इस बार पैदावार में भी कमी की आशंका जताई गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि कई कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में अचानक तेजी आई है। इस कारण भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इस कारण सरकार को गेहूं का निर्यात रोकना पड़ रहा है। गेहूं को फ्री कैटेगरी से प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही जंग में गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में करीब 40% तेजी आई है, जिससे भारत से इसका निर्यात बढ़ गया है। मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटे की कीमतों में भारी तेजी आई है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल देश में गेहूं का उत्पादन 9.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि सरकार ने इसे 10.5 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया था। इससे सप्लाई टाइट है और कीमतों में तेजी आ रही है। कंडाला पोर्ट में गेहूं की कीमत 2,550 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है। सरकार के निर्यात रोकने की आकांक्षा से निर्यातकों ने तेजी से शिपमेंट भेजना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। देश में गेहूं की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर तुरंत ही निर्यात पर रोक लगा दी गई है। गेहूं को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि गेहूं को फ्री खाद्य सुरक्षा के खतरा पैदा होने के चक्कर में ये इस निर्यात पर रोक लगाई है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के बीच अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गेहूं की 40% तेजी आई है। इसमें से भारत ने इसका निर्यात बढ़ गया है। मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटे की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसको लेकर ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल देश में गेहूं का उत्पादन 9.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि सरकार ने इससे 10.5 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया था। आपको बता दें कि कंडाला पोर्ट में गेहूं की कीमत अब 2,550 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है। तो यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार भी मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री कुंवरपाल ने शुक्रवार को यह संकेत दिया। मंत्री ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। राष्ट्रीय गान हर जगह गाया जाना चाहिए, चाहे वह मदरसा हो या स्कूल हो। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार में 9वीं क्लास की नई इतिहास की किताब वापस लेने की मांग की थी, जिसमें 1947 में देश के विभाजन के कारणों में कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति का उल्लेख है। इस पर कुंवरपाल ने कहा कि आप इतिहास को सुगर कोटेड नहीं बना सकते। जब किताब कई चीज़ों पर कांग्रेस को श्रेय देती है तो गलतियों को भी उजागर किया जाएगा। देश के विभाजन को स्वीकार करना एक गलती थी और इसका उल्लेख मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने गुरुवार से ही मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया है, जिसके बाद ऐसे संकेत सामने आए कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे ने 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण
अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया था। पांडे ने आदेश में कहा था कि पिछली 24 मार्च को बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप नए शिक्षण सत्र में सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि उनके राज्य में भी इस तरह के कदम पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि देश भर के सभी संस्थानों में जन गण मन का पाठ किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मंत्री मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय गान हर जगह गाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, यह एक राष्ट्रीय गान है और इसे हर जगह गाया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया, जिसके बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी अब मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य सरकार कर सकती है। यूपी सरकार के बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा के सरकार भी अब मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर सकती है। इसके संकेत खुद वहाँ के मंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गान हर जगह गाया जा सकता है और हर जगह गाया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। राष्ट्रीय गान ऐसा है जो हर जगह गाया जा सकता है और हर जगह गाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों में भी अब राष्ट्रीय गान गाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य जल्द ही किया जाएगा। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।